नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत, अब देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ये है, ठीक है। ये चिन्ह है, ये 4 शेर वाला, 3 आगे से दिख रहे हैं, एक पीछे की ओर है जो कि नहीं दिखता है। और ये देखिए, एक साइड राइट साइड में ये बैल की आकृति है और लेफ्ट साइड में ये घोड़े की, और बीच में ये चक्र है। और इसके नीचे लिखा रहता है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसका मतलब कि सत्य की हमेशा विजय होती है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकीर्ति है। अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष भाग की अनुकीर्ति है, कॉपी की गई। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जनवरी 1950 में कई सारा चीज़ अपनाया गया है। जैसे ये नेशनल एम्बलम हो गया, 1950 जनवरी 1950 में अपनाया गया। भारत का जनगण मन हो गया, राष्ट्रगान हो गया, और भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम जनवरी 1950 में ही अपनाया गया है। बस डेट में थोड़ा सा आगे पीछे है, वो देखिए। और नेशनल सॉन्ग जो है और नेशनल एम्बलम दोनों को एक ही डेट पे अपनाया गया है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो अब देखिए, भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। किसे? नेशनल एम्बलम को। 26 जनवरी 1950, इस डेट को याद रखना है। तो 1950 जनवरी 1950 तो याद ही रहेगा। और ये जो नेशनल एम्बलम है, ये 26 जनवरी को अपनाया गया, रिपब्लिक डे के दिन अपनाया गया। रिपब्लिक डे के दिन अपनाया गया क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। भारत का कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था, इसीलिए इसे 26 जनवरी को ही अपनाया गया, ताकि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन सके, ठीक है, नेशनल एम्बलम हो सके। इसलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन अपनाया गया। ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कोई एक राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम हो, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही नेशनल एम्बलम अपना लिया गया। और इस डेट को याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। इस डेट को याद रखना, 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम अपनाया गया। आगे देखिए, प्रतीक के नीचे मुंडको उपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा गया था। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, तो वहां से हमने सत्यमेव जयते को उठाया, और ये अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की जो अनुकीर्ति है, उसके नीचे हमने लिख दिया सत्यमेव जयते। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। जिस लिपि में ये अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आगे देखिए, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। जो प्रशासन के कामकाज में जो राष्ट्रीय प्रतीक का रंग होता है, वो अलग अलग होता है। नीला रंग, ब्लू रंग, राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो नीला रंग वाला है, वो राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा यूज किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो मंत्री लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं, बहुत बुरे भी नहीं होते हैं, कुछ कुछ अच्छे, कुछ कुछ बुरे होते हैं। तो पार्लियामेंट में, संसद में कई बार ये जो मंत्री हैं, ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़े गए। ब्लू फिल्म, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मंत्री जो हैं, क्या देखते हुए पकड़े गए? ब्लू फिल्म। तो इससे याद रहेगा कि राष्ट्रीय प्रतीक नीला रंग, राष्ट्रीय प्रतीक किसका है? भारत के मंत्रियों का, ठीक है। तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लाल राष्ट्रीय प्रतीक जो है, वो राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये तो बहुत आसान है। आर से रेड और आर से राज्यसभा, आर से रेड, आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा, आर से रेड, मतलब राज्यसभा जो राष्ट्रीय प्रतीक, जो नेशनल एम्बलम प्रयोग में लाती है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो मंत्री लोग नेशनल एम्बलम का प्रयोग में लाते हैं, वो कैसा होता है? नीला होता है, ब्लू होता है। आगे देखिए, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। हरा।
अब हरा देखिए, हरा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन, ठीक है। और जो लोकसभा है, लोकसभा मतलब लोअर हाउस, तो लोअर हाउस में कौन जाता है, नाम ही है लोअर हाउस। लोअर मतलब कि गरीब लोग जाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में तो गरीब लोग ही लोअर हाउस के सदस्य बनते थे, अपर हाउस के सदस्य अमीर लोग बनते थे, तो लोअर हाउस के सदस्य गरीब लोग बनते हैं। तो देखिए, एल से लोकसभा और एल जी से गरीब, ठीक है। लोअर हाउस गरीब, लोअर हाउस गरीब, तो जी से हो गया ग्रीन, जी से गरीब, जी से ग्रीन, मतलब लोकसभा जो है, जो लोअर हाउस है, वो कौन सा रंग प्रयोग करती है, ग्रीन। तो नेशनल एम्बलम का हरा रंग, नेशनल एम्बलम का हरा रंग किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस याद हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू रंग होता है नेशनल एम्बलम का, वो मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो लाल होता है, जो रेड, वो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है प्रयोग में। और जो हरा होता है ग्रीन, वो लोकसभा के द्वारा, जी से ग्रीन, जी से गरीब और एल से लोअर हाउस। आगे देखिए, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। भारत का जो राजकीय चिन्ह है, जो नेशनल एम्बलम है, इसका उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005, भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ठीक है। ध्वज को हम लोग झंडा भी कहते हैं। तो देखिए, तीन पट्टियों वाला तिरंगा, तीन पट्टियों वाला तिरंगा जो हमारा ध्वज है, जो तिरंगा है, वो कितने पट्टी का है, तीन पट्टी का है, ठीक है। ये देखिए तीन पट्टी और बीच में ये चक्र। तो तीन पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया, ऊपर वाला जो होता है वो गहरा केसरिया रंग का होता है, गहरा केसरिया, लाल नहीं होता है, गहरा केसरिया होता है ऊपर वाला। बीच में जो होता है वो सफ़ेद होता है, बीच में जो होता है सफ़ेद होता है। और जो सबसे नीचे वाला होता है वो गहरा हरा रंग का होता है, नीचे वाला गहरा हरा रंग का होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, और सफ़ेद पट्टी के बीच में जो है यहाँ पे नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। और सारनाथ में अशोक का जो सिंह स्तंभ था, उसमें एक चक्र बना था, उसी से लिया गया था। देखिए ये चक्र, ये जो चक्र है, इसी चक्र को हमारे ध्वज में लगाया गया है, ठीक है। इसी चक्र को हमारे ध्वज में लगाया गया, सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, कितनी तिलियाँ, 24 तिलियाँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि झंडा को उल्टा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उल्टा लगा दिया जाता है कैसे, रंग में कन्फ्यूजन हो जाता होगा, समझ में नहीं आता होगा कि सबसे नीचे कौन सा रंग, सबसे ऊपर कौन सा। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये है कि नीचे है, नीचे कौन सा रंग है, हरा है। और नीचे ये धरती से सबसे करीब कौन सा रंग, हरा रंग। और ये धरती का रंग भी जो होता है वो हरा होता है, हरे हरे घास, हरे हरे पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो नीचे वाला होता है वो कैसा रंग होता है, हरा रंग का होता है। अब देखिए, अब ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2, 3:2 का होता है, ठीक है, 3:2 का होता है। तो ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वज की लंबाई, झंडे की लंबाई, फ्लैग की लंबाई, लेंथ और ब्रेथ कितना होता है, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या होता है, तो 3:2, 3:2। तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, ध्वज में कितने रंग, तीन रंग, तिरंगा है, ठीक है, तिरंगा है तो तीन हो गया। और एक याद रखिए कि इसको घटा करके लिख देना है, एक घटा करके लिख देना है, तो 3:2, 3:2, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात होती है झंडे की, वो कितनी होती है, 3:2। तिरंगा तो तीन, एक घटा के लिख दीजिए तो दो, 3:2। आगे देखिए, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इस डेट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है, 1947 को अपनाया। राष्ट्र ध्वज को झंडा भी कहते हैं। तो देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है, 22 जुलाई, ठीक है। एक इंसान है, एक व्यक्ति है ए, एक लड़का है ए, अपने दोस्त बी को कहता है, अपने दोस्त बी को कहता है, अपने दोस्त बी को कहता है कि भाई
भाई मेरी पत्नी मेरी पत्नी जूस सैंत के लाई और जिंदगी झंड करे। जूस सैंत के लाई भाई सैंत के जू लाई और मेरी जिंदगी झंड कर दी। जू जू भाई जू सैंत के लाई मेरी जिंदगी झंड कर दी। तो देखिए 22 जुलाई, भाई से हो गया भाई भाई 22 जुलाई, ठीक है। जू 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 से जुलाई, 22 जुलाई और सैंत के लाई मतलब 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज झंडा अपनाया गया, ठीक है। भाई भाई जू सैंत के लाई और लाइफ झंड कर दी। जू सैंत के लाई भाई 22 जुलाई 1947। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस समय तक हमारे पास ध्वज होना जरूरी था, झंडा होना चाहिए था। तो इसलिए अगस्त से पहले ही 22 जुलाई को 1947 में अपना लिया, 22 जुलाई 1947 को झंडा का प्रारूप अपना लिया गया, ठीक है। तो ये 47 इस तरीके से याद रहेगा क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। ध्यान से सुनिए और इस ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। ये इनसे क्वेश्चन आता है और एग्जाम में हम भूल जाते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य का, पवित्रता का, हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग दिए गए हैं, इन तीनों रंग के मतलब है, इन तीनों रंग का एक खास मतलब निकलता है कि जो केसरिया रंग है ये जागृति का है, कि हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं, ठीक है। जाग रहे हैं मतलब कि हम अपने रिसर्च इनोवेशन बाकी जो चीज़ है वो हम कर रहे हैं, जागृति का। शौर्य मतलब वीरता का, हम वीर हैं। त्याग का, हम किसी चीज़ का त्याग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है ये सत्य का, शांति का और पवित्रता का, सत्य का, शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हरा रंग जो होता है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। जीवन समृद्धि, कि हमारा जीवन बढ़ रहा है, हमारा जीवन समृद्ध हो रहा है। हरा भरा है ना, हरा भरा परिवार है मतलब जीवन समृद्ध है, ठीक है। तो हरा समृद्धि का। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में हंसा मेहनत ने प्रस्तुत किया राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय झंडे को, तिरंगे को, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, बहुत ही आसान है याद रखना। देखिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हंसा मेहता जी हैं, इन्होंने तिरंगे को राष्ट्र संविधान सभा में प्रस्तुत किया और ये इतनी उत्सुक थी हंसा मेहता इतने उत्सुक थे, ठीक है, कि इन्होंने एक हंस लेके आया, साथ में एक हंस लेके आए अपने, और उस हंस को भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए थे, ठीक है। उस हंस को भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए थे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। आगे देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, भारतीय ध्वज कानून 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक, भारत के जो भी नागरिक हैं और जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? भारतीय ध्वज संहिता 2002 हमको भी फहराने के लिए हमें भी झंडा फहराने के लिए 2002। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। आगे देखिए, जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जनवरी 2004 में एक निर्णय देती है और उसमें कहते हैं कि आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए के तहत हर एक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट्स है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो बी.एन. खरे कर रहे थे। तो बी.एन. खरे जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, बी.एन. खरे बहुत ही गर्व के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के अपना विचार देते हैं, ठीक है, 2004 में अपना विचार देते हैं
जनवरी 2004 में अपना विचार देते हैं। कौन देते हैं? BN खरे। सुप्रीम कोर्ट में BN खरे खड़े होकर के जनवरी 2004 में विचार देते हैं, 2004 में विचार देते हैं कि आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सबसेक्शन A के तहत प्रत्येक नागरिक को झंडा फहराना मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? BN खरे। BN खरे की अध्यक्षता में यह फैसला दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? जनवरी 2004 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक जब राष्ट्रीय दुख आता है तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय शोक कब आता है? ये उस समय आता है जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए या पद पे नहीं है तो भी मर जाए तो भी वो राष्ट्रीय शोक होता है, लेकिन वो कम शोक वाली बात होती है। लेकिन पद पे रहते हुए यदि मर जाते हैं तो वो ज़्यादा शोक, ज़्यादा दुख की बात होती है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। अब याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 12 दिनों तक ही क्यों झुका दिया जाता है? 12 दिनों तक ही क्यों? तो देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन पे जो झंडा है उसको 12 दिन तक झुका दिया जाता है ताकि दुख से बाहर आ सके, दुख से बाहर आ सके, दुख से क्या हो सके? बाहर आ सके। इसलिए 12 दिनों तक झंडा झुकाया जाता है। किसके मृत्यु पे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो उनका भी साथ देने के लिए 7 दिनों तक झंडा को झुका दिया जाता है। उनका भी साथ देने के लिए 7 दिनों तक के लिए झंडा को झुका दिया जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और एक तरीका और है कि 12 दिनों तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन पे झुकाया जाता है। तो 12 का आधा हो गया 6 प्लस 1। ठीक है, मतलब पूरा एक हफ्ता जो भी एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके निधन पे ध्वज को झुकाया जाता है। अब देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो रचयिता हैं वो कौन है? श्यामलाल प्रसाद गुप्त। श्यामलाल प्रसाद गुप्त। ठीक है, इन्होंने गुप्त तरीके से ही झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत लिख दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने गुप्त तरीके से ही लिख दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्यामलाल प्रसाद गुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हुआ। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 14 अगस्त को मध्य रात्रि में मतलब कि झंडा फहराया गया और जैसे ही 15 अगस्त हुआ हमें आज़ादी मिल गई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 14 अगस्त तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन हुआ। अब आगे देखिए, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के थे, बहुत ही विद्वान इंसान है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया। तो देखिए, इस डेट को भी याद रखना बहुत ही आसान है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950। देखिए, नेशनल एंथम, यदि इंग्लिश में देखें एंथम तो ANT शुरू में आता है। एंट माने चींटी, ANT एंट माने चींटी। तो ये जो एंट है, एंट के बारे में पता होगा कि एंट 24 घंटा काम करते रहता है, कभी भी नहीं सोता है एंट। ठीक है, 24 आवर वो वर्क में लगा रहता है, 24 आवर काम करता है, 24 घंटा काम करता है। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ जो है जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। जनवरी 1950 को, बस ये इधर का जो डेट है शुरू का वो उसमें थोड़ा सा 1-2 का अंतर हो सकता है।
तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ए से ANT, एंट माने 24, ठीक है, एंट चींटी 24 घंटा काम करती है, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अपनाया गया। ठीक है, हमने नेशनल एम्बलम देखा था, तो वो रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अभी आगे नेशनल सॉन्ग देखेंगे, तो वो नेशनल सॉन्ग जो है वो भी रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और जो राष्ट्रगान है हमारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब आगे देखिए आगे क्या है। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इस चीज़ को याद रखना है कि इसके गायन का ये 52 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगान कितनी देर में पूरा हो जाना चाहिए? 52 सेकंड में, 52 सेकंड में राष्ट्रगान कंप्लीटली गा करके ख़त्म कर देना है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में, इसको याद रखिएगा। तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड में, और जो ब्रीफ में गाया जाता है वो तो 20 ही सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। कितना? 20 सेकंड में, एकदम 20 सेकंड में खत्म। तो देखिए देखिए जिसमें इसकी प्रथम, जो संक्षिप्त में गाया जाता है उसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है 20 सेकंड में। 20 सेकंड में प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। याद होना चाहिए कि पूरा राष्ट्रगान 52 सेकंड में गा दिया जाता है, और जो संक्षिप्त वाला होता है वो 20 सेकंड में गाया जाता है, और संक्षिप्त वाला प्रथम और अंतिम पंक्ति 20 सेकंड में गाकर खत्म कर दिया जाता है। आगे देखिए, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रगान जो है वो 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। ठीक है, तो पहले तो हम वर्ष याद करते हैं। 11 1911 1911 1911 11 11। देखिए 11 से साउंड आ रहा है गा रहा। ठीक है, गाया मतलब गा रहा है, गा रहा है, गा रहा है। ठीक है, क्या गा रहा है? राष्ट्रगान गा रहा है। क्या गा रहा है? राष्ट्रगान। तो 1911, इस तरीके से हमें याद रहेगा कि कौन से वर्ष में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया? 1911 में। ठीक है, अब डेट याद करना है, 27 दिसंबर 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर किसी सेलिब्रिटी के बर्थडे पे हम याद कर लेते हैं। आपको पता है फिल्मों में राष्ट्रगान और देशभक्ति इन सब के लिए जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हीरो होते हैं, वो कितना मतलब प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं। और कई ओरिजिनल में भी हुए हैं, कई एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं 27 दिसंबर को सलमान खान का बर्थडे होता है। सलमान खान आप सब जानते ही हैं, सलमान खान। और 27 दिसंबर को मिर्ज़ा गालिब, जो बहुत बड़े शायर हुए हैं, मिर्ज़ा गालिब, अभी तक के जो बहुत बड़े शायर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब, उनका भी जन्मदिन है 27 दिसंबर। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और मिर्ज़ा गालिब तो राष्ट्रगान बहुत ही मस्त मज़ेदार तरीके से बोल सकते थे। तो देखिए 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण दत्त ने। पंडित विशन नारायण, विशन नारायण। ठीक है, नारायण जी से, नारद जी से कुछ याद रख लीजिए, नारद नारद। ठीक है, नारद जी भी राष्ट्रगान गाने लगे। इतना राष्ट्रगान बेहतरीन मतलब लिखा गया, इतना अच्छा लगा कि नारद जी भी, नारायण जी भी गाने लगे। ठीक है, तो पंडित विशन नारायण दत्त, पंडित विशन नारायण दत्त सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। आगे देखिए, ये सब डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। ठीक है, 1911 में सबसे पहले गाया गया। जब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। और 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो कि INA के सिपाही थे। ठीक है, राष्ट्रगान का वर्तमान जो संगीतमय धुन है, जो संगीतमय धुन जो है राष्ट्रगान का, वो किसने बनाया था? कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने, जो कि INA के सिपाही थे, इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही थे। कौन? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने वर्तमान राष्ट्रगान के संगीतमय धुन को बनाया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग।
बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रगीत किसने लिखा और राष्ट्रगान किसने लिखा। तो राष्ट्रगान के लिए याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये राष्ट्रगान लिखे थे और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, गीत, ये गीत है और इसमें अ की मात्रा लगा दीजिएगा तो हो जाएगा गीता। गीता किसका नाम है? लड़की का, और लड़की क्या होती है? चटोरी होती है, तो चटरी, चटर्जी, ठीक है, चटर्जी, चटोरी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरीके से याद रखेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं। वो जो अपना उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, उसी आनंद मठ में वंदे मातरम के नाम से इस गीत को लिखा जाता है। उसी आनंद मठ में वंदे मातरम के नाम से इस गीत को लिखा जाता है। तो इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भारत सरकार जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाती है। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को अपनाती है। अब 26 जनवरी 1950, देखिए 26 जनवरी मैंने बताया था कि बहुत सारा जो चीज़ है अपनाने वाला नेशनल सिंबल से रिलेटेड, वो जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। जनवरी 1950। बस अब हमें ये याद रखना है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन, तो रिपब्लिक डे के दिन अपनाया गया। तो देखिए ये जो एस है, एस से हम ये 6 मान सकते हैं, 6, ठीक है, और ये आपको 2 लगाना होगा, 26 बनाना होगा। या तो ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें कि रिपब्लिक डे के दिन नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया, रिपब्लिक डे के दिन नेशनल एम्बलम को अपनाया गया, ठीक है, और 24 जनवरी को नेशनल एंथम अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ये याद रखना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में। देखिए ये जो वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रगीत है, ये बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो नहीं गाना चाहते हैं, ठीक है, तो नहीं गाना चाहते हैं। ये मैं बस याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो याद करने का तरीका समझिए। 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, तो 96, ठीक है, इसमें कुछ छी छी जैसा शब्द आ रहा है। छी छी मतलब हम खराब चीज़ कहते हैं, छी छी, तो ये 96। तो कई सारे मुस्लिम जो हैं कहते हैं कि ये छी छी है, ये राष्ट्रगीत हम नहीं गाएंगे, हमको नहीं गाने का इच्छा है, ये हम नहीं गाएंगे। 96। और उसकी अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, ये भी एक मुस्लिम थे, रहीमतुल्ला सयानी। तो आज कोई व्यक्ति मुस्लिमों को कह रहा है कि तुम लोग इतना सयाना क्यों हो रहे हो, तुम लोग इतना सयाना क्यों हो रहे हो कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। सयानी जी तो सबसे पहले ही गा चुके हैं राष्ट्रीय गीत को। रहीमतुल्ला सयानी जी सबसे पहले ही राष्ट्रीय गीत को गा चुके हैं 1896 में। 1896 में रहीमतुल्ला सयानी जी राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले ही गा चुके हैं, तुम लोग भी गाओ, ठीक है। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। इस गीत को गाने का समय जो है वो 1 मिनट 5 सेकंड है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। जिसकी मर्जी हो गाने की वही गाए, जिसकी मर्जी नहीं हो वो नहीं गाए, ठीक है। और मैं जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके बताया हूँ, इसका सिर्फ तरीका याद कराने का है ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में ना भूलें। और देखिए ये जो राष्ट्रगीत है वो कितने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड में राष्ट्रगीत कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 मिनट 5 सेकंड में राष्ट्रगीत कंप्लीट और 52 सेकंड में क्या पूरा हो जाना चाहिए? राष्ट्रगान। आगे देखिए, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। भारतीय संसद का जो अधिवेशन है, जो मीटिंग है, वो जन गण मन से स्टार्ट होती है और ख़त्म किस पे होती है? वंदे मातरम पे, मतलब कि राष्ट्रगान से शुरुआत और राष्ट्रगीत पे ख़त्म। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर गिगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया।
गिगेरियन कैलेंडर, गिगेरियन कैलेंडर का मतलब होता है अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है, जो अंग्रेजों ने बनाया था गिगेरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला जो है वो ये गिगेरियन कैलेंडर। तो इसके साथ देश भर के लिए एक शक संवत पे आधारित राष्ट्रीय पंचांग सरकारी काम के लिए अपनाया गया था, सरकारी काम के लिए अपनाया गया कि गवर्नमेंट जो है अपना काम किससे करेगी, शक संवत से करेगी। तो ये शक संवत पे जो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, ये कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957, ये डेट याद रखिएगा कि 22 मार्च 1957 को नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है, चूँकि ये शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें शक है कि 22 मार्च मतलब भाई को मारा सताकर, मेरे भाई को मारा सताकर, ठीक है, मेरे भाई को भाई से 22 मारा मार्च सताकर 97, ठीक है। तो मुझे शक है कि भाई को मारा सताकर 22 मार्च 1997। तो नेशनल कैलेंडर शक संवत कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957, सॉरी मैं शायद 97 बोल गया हूँ, 57 होगा, ठीक है, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र होता है, ठीक है, शक संवत का जो राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना जो है वो है चैत्र, ठीक है, चैत्र। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप ईयर में 21 मार्च को प्रारंभ होता है, ठीक है। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 22 मार्च को ये कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम याद रखना भी बहुत आसान है, गार्टन से क्या है याद रखिएगा कि गार्डन से गार्डन, ठीक है। निलंबो न्यूसीफेरा, नया तरह का नाम है न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है। तो इससे याद रहेगा। और जो ऑप्शन देगा उसमें से आपको साइंटिफिक नेम जो पक्षी पशु जो है इन्हीं के साइंटिफिक नामों के बीच का ऑप्शन रहेगा, तो आप इजीली टिक मार दीजिएगा। तो जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, कमल, और साइंटिफिक नेम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है। तो गार्डन से याद रखें, गार्डन में फूल होता है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर है। इसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। तो ये भी याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो मोर होता है उसका पंख बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसके पाँव जो देखिएगा, पाँव बहुत ही खराब होते हैं, गंदे होते हैं। तो मोर जो है अपने पाँव की तरफ देख करके कहता है कि कितना मतलब कि गंदा है, पावो, ठीक है। तो पाँव को पावो, तो पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। तो पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है और साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। देखिए तो इसके नाम से ही पता चला, टाइगर मतलब बाघ, तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। आगे देखिए, राष्ट्रीय फल क्या है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, और साइंटिफिक नेम है मेनिगीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम क्या है, मेनिगीफेरा इंडिका। तो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, तो इसी से याद हो जाएगा, एम से मैंगो और एम से मेनिगीफेरा इंडिका, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल मेनिगीफेरा इंडिका। आगे देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंथालेंसिस। तो बरगद का जो पेड़ होता है ये बहुत ही फैल जाता है, चारों तरफ बहुत फैल जाएगा, बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, ठीक है। तो उसी से हम याद रखेंगे फैल गया, फाइकस और बेंथालेंसिस। और जो गांव के लोग होते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे
जब वो फैल जाता है तो उसके ठंडी छाँव में बैठने के लिए बेंच लेकर के चले जाते हैं, बेंथालेंसिस, ठीक है, और बेंच पे बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस। आगे देखिए राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को। तो सरकार को ये विचार आया कि एक राष्ट्रीय नदी भी होनी चाहिए, विचार आया कि एक राष्ट्रीय नदी होनी चाहिए। तो विचार आया कि एक राष्ट्रीय नदी होनी चाहिए, तो नंबर वन नदी गंगा, नंबर वन नदी गंगा। विचार आया राष्ट्रीय नदी होनी चाहिए, तो नंबर वन नदी गंगा, और गंगा का ठाट, मतलब कि गंगा का घाट नंबर वन, गंगा का ठाट बना हुआ है। तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। विचार आया, नंबर वन गंगा और गंगा का ठाट घाट सब बरकरार है, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आगे देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव, जल वाले जीव। तो जल वाले जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। कौन सा, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लाटानिस्टा गैंगेटी, प्लाटानिस्टा गैंगेटी। तो देखिए डी से डॉल्फिन, और इसी में एक लाइन खींच दीजिए तो ये पी हो गया, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, और यहाँ पे गैंगेटिक आ रहा है, गंगा जैसा साउंड आ रहा है, और गंगा डॉल्फिन की ही बात हो रही है, तो ये याद हो जाएगा, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, ठीक है। और इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। तो देखिए 5 अक्टूबर, ये जो गंगा डॉल्फिन है इसकी बहुत शिकार हो रहा था, ठीक है, बहुत शिकार हो रहा था। तो इसको आँच ना आए, 5 से आँच ना आए, स्टूअर टापर गंगा डॉल्फिन को, 5 को आँच ना आए स्टूअर गंगा डॉल्फिन को, ठीक है, इसलिए 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ना आए, नो, ठीक है, नो हंटिंग ऑफ गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 2009, 5 अक्टूबर, 5 आँच टूअर अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और साइंटिफिक नेम प्लाटानिस्टा गैंगेटी। आगे देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है, विरासत पशु कौन सा है, हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम है एलिफास इंडिका, ठीक है। तो ई से एलिफेंट भी होता है, और एलिफास ए से स्टार्ट हो गया, एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। तो ध्यान रखिएगा, एक विरासत पशु होता है, ये विरासत पशु है, एक राष्ट्रीय पशु होता है। तो राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, और विरासत पशु कौन है, हाथी है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको बहुत सारे चीज़ याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।